नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। सीरीज चल पड़ी है, सीटेट का एग्जामिनेशन सामने है, सीरीज चल पड़ी है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, डेट भी डिफाइन है, एग्जामिनेशन भी, यानी कि सब कुछ तैयार है, बस हमको तैयार होना बाकी है। और उस तैयारी को धार देने के लिए मैं बना रहूँगा अंतिम समय तक आपके साथ, और वो भी फ्री फॉर ऑल। ध्यान देना है कि एक भी सेशन जो है वो मैं बीच में छोड़ूंगा नहीं, एक भी सेशन जो है मैं ख़त्म नहीं करूंगा, उड़ाऊंगा नहीं। सारा का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराने के मूड से उतरा हुआ हूं मैदान में। और वो भी बता दिया कि 15 नवंबर से पहले लाइव सेशंस भी जो होंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी जो होंगे, वो भी कराया जाएगा। बस आपको करना क्या है कि अपने दोस्तों मित्रों जिनकी पहुँच में नहीं वीडियो जा पा रहा है उनके तक पहुँचाइए। पहला प्रयास लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा करके करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। और सेशन में लगातार हमारे साथ बने रहिए पूरे उत्साह के साथ। अग्रिम शुभकामनाएं आपको देता हूँ सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट के लिए। कल हम लोगों ने या पिछले सेशन में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो कुछ वाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में, कि अलग अलग संप्रदाय के लोग किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को मानते थे। तो 3 संप्रदायों के बारे में कल चर्चा हुई थी, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो वो चीज़ दिखाई देगी। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक नए संप्रदाय के बारे में, वो है आपका मानवतावाद। यानी मनोविज्ञान का एक पंथ ऐसा भी है जो मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए है। और इस मानवतावाद का जो जनक माना गया, मानवतावाद का जो जनक माना गया कि किसने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया था, तो जनक जो थे वो थे आपके अब्राहम मैस्लो। यानी एक प्रश्न आपका याद रखिएगा कि अगर मानवतावाद बोलेगा, मानवतावाद से प्रश्न बनेंगे तो अब्राहम मैस्लो। और इनका साथ देने के लिए एक और नाम आप याद रख लीजिएगा कि जो इसके कट्टर समर्थक थे वो थे आपके कार्ल रोजर्स। कि कार्ल रोजर्स जो थे वो मानवतावाद को, जनक जब भी पूछेगा तो अब्राहम मैस्लो ही होगा, लेकिन कार्ल रोजर्स जब पूछेगा तो ये कट्टर समर्थक माने जाते हैं। दूसरी चीज दिमाग में रखिएगा कि मानवतावाद का जो जन्म हुआ था तो फ्रायड का एक सिद्धांत था जिसको हम लोग कहते हैं फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसी सिद्धांत को काटते हुए या इसी सिद्धांत का विरोध करते हुए, यानी कि फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विरोध करते हुए शुरुआत हुई थी मानवतावाद की। यानी अब्राहम मैस्लो ने फ्रायड ने क्या कहा, तो फ्रायड ने कहा कि अंदर जो चीजें दबी हुई हैं वो दब जाएंगी अगर आपकी कोई इच्छा अगर कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी तो आपके चेतन मन में जो इच्छा भरी हुई है वो अचेतन मन में स्वतः चली जाएगी। फ्रायड, अब्राहम मैस्लो साहब ने इसी चीज को काटा, कहा कि आदमी जो है वो मानवतावादी व्यक्ति है, मानवतावादी प्राणी है, वो लोगों के साथ मिलजुल करके रहता है। और मिलजुल करके रहने के कारण उसकी सबसे बड़ी क्या है कि वो चेतना के साथ कठोर परिश्रम भी करता है। और वो कठोर परिश्रम तब तक करेगा जब तक कि वो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और अंतिम लक्ष्य है क्या, तो अंतिम लक्ष्य है आत्मसंतुष्टि। कि जब तक वो पूरे तरीके से आत्ममुग्ध नहीं हो जाएगा, आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक वो लगातार प्रयास करता रहेगा। यानी सीधे आप कह सकते हो कि मानवतावाद में सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया, तो माना गया मानव को, कि मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते मानव के अंदर एक क्षमता है कि वो चेतना के साथ साथ कठोर परिश्रम करेगा और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच जाएगा। यानी इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा कि चेतना के साथ कठोर परिश्रम करके लक्ष्य प्राप्ति, यही इसका टैगलाइन है या यही इसका मोटो है। यानी पूरा का पूरा मानवतावाद को एक लाइन में मैंने डिफाइन कर दिया कि चेतना के साथ कठोर परिश्रम करके लक्ष्य प्राप्ति करना ही मानव का अंतिम उद्देश्य है। मानव जिस दिन अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर लेगा, जिस दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा, उस दिन रुक जाएगा। फ्रायड ने क्या कहा था कि मानव इच्छाएं खूब बनाता है, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती वो अचेतन मन में ढकेल देता है कि जाओ भैया हमारे बस का नहीं है। लेकिन फ्रायड ने कहा कि नहीं, मानव जो है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होने के नाते वो चेतना के साथ साथ कठोर परिश्रम करेगा और तब तक करता रह जाएगा जब तक कि उसको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और ध्यान दीजिएगा कि इसी के दम पर उन्होंने एक नाम दिया जिसको हम लोग ने नाम दे दिया
पदानुक्रमित सिद्धांत। किसने दिया? तो पदानुक्रमित सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो साहब ने। और इस पदानुक्रमित सिद्धांत के अंदर उन्होंने 5 चरण बनाए, यानी 5 स्टेज डिफाइन किए। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा पहला प्रश्न कि पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया था, तो पदानुक्रमित सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो, जो जनक थे किसके? मानवतावाद के। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि पदानुक्रमित सिद्धांत के अंदर कितने चरण हैं, तो 5 चरण हैं। यानी कि मानव की बेसिक नीड से लेकर के सुप्रीम नीड तक पहुंचा जाएगा। और किससे पहुंचा जाएगा? तो पदानुक्रमिक सिद्धांत से। यहां लिख रहा हूं कि मानव की सबसे पहली मांग, मानव की सबसे पहली मांग, इसको हटा देता हूं, तो मानव की सबसे पहली मांग की अगर बात किया जाए कि सबसे पहली मांग मानव की क्या है, तो मानवतावाद में कहा गया कि ये आपका स्ट्रक्चर बना और कहा गया कि इसको 5 स्टेज में बांटा जाए। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज और 5वां। यानी ये पहला स्टेज है, इसको पूरा करेगा दूसरे पे पहुंचेगा, इसको पूरा करेगा तीसरे पे पहुंचेगा, इसको पूरा करेगा चौथे पे पहुंचेगा और इसको पूरा करेगा 5वें पर। ये 5 चरण हैं किसके? तो ये 5 चरण हैं पदानुक्रमित सिद्धांत के, जो दिया था किसने? अब्राहम मैस्लो ने। कितने स्टेज बताए? तो बताया 5 चरण हैं और 5वां चरण आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है। सबसे पहला कि अगर मानव को जीवित रहना है, पहली डिमांड क्या होगी? तो पहली बेसिक नीड क्या होगी? तो पहली बेसिक नीड होगी किस तरीके से जिंदा रहा जाए। और जिंदा रहने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? तो जिंदा रहने के लिए पहली शर्त है उसकी जैविकीय मांग की, यानी उसका शरीर क्या मांग रहा है। बेसिक नीड में सबसे पहली चीजें आती क्या है? तो सबसे पहले उसका शरीर मांगेगा भोजन। यानी मानव की पहली आवश्यकता क्या होगी? किसके लिए परिश्रम करेगा? तो पहला परिश्रम करेगा भोजन के लिए। भोजन के अलावा पानी, पानी के अलावा नींद। यानी ये ऐसी चीज है कि आप जीवित रहने के लिए, जो आपने सुना होगा डार्विनवाद के बारे में या तमाम इस तरीके के, कि वही मनुष्य जीवित रहेगा जो संघर्ष करेगा। और संघर्ष के चरण में पहली चीज क्या आती है? तो वो आती है जैविकीय मांग, यानी भोजन, पानी और नींद की। कि जब तक भोजन, पानी और नींद नहीं आएगी तब तक उसकी जैविकीय मांग पूरी नहीं होगी। एक कंडीशन हम लोग मान लेते हैं कि मनुष्य की पहली आवश्यकता यानी कि जैविकीय मांग पूरी हो गई, यानी उसकी जो शारीरिक आवश्यकता थी वो पूरी हो गई। तो शारीरिक आवश्यकता पूरी होने के बाद दूसरे नंबर पे कहाँ पहुंचेगा? तो दूसरे नंबर पे पहुंचेगा सुरक्षा पे। यानी उसकी दूसरी मांग क्या होगी? तो होगी सुरक्षा की मांग। यानी अब उसको सिक्योरिटी चाहिए। किस चीज की सिक्योरिटी चाहिए? तो 3 तरीके की सिक्योरिटी चाहिए। पहली तो सिक्योरिटी चाहिए सामाजिक, कि सामाजिक रूप से वो सिक्योर रहे, सामाजिक रूप से वो सुरक्षित रहे। दूसरे नंबर पर पारिवारिक, कि पारिवारिक रूप से भी वो सुरक्षित रहे। और तीसरे नंबर पे वो चर्चा करता है आर्थिक सुरक्षा की। आर्थिक सुरक्षा को समझिएगा कि अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं, अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं, तो पहली कंडीशन क्या होगी? कि पहले उस 10,000 रुपए से आप अपने भोजन, पानी और सोने की व्यवस्था, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करोगे। अगर ये हो जाने के बाद अगर आपके पास 2,000 रुपया बचता है, तब आप क्या करोगे? तो वो आपकी आर्थिक सुरक्षा है कि उसको ले जा करके बैंक में डालोगे, पोस्ट ऑफिस में डालोगे, या जमा करने का प्रयास करोगे कि भविष्य में अगर कोई कैजुअलिटी आती है, भविष्य में कोई अगर इमरजेंसी आती है, तो हम आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। दूसरा प्रयास करोगे आप कि परिवार मेरा सुरक्षित रहे। और तीसरा प्रयास आप करोगे कि समाज मेरा सुरक्षित रहे। यानी कि दूसरी डिमांड आपकी क्या? सुरक्षा की मांग, की सुरक्षा की मांग होगी। तीसरी बात अगर आप करेंगे तो आपकी मांग होती है जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक मांग। सामाजिक मांग यानी आपने पेट भर लिया, आपने समाज, परिवार और अर्थ की सुरक्षा कर ली, तो अब आपकी सामाजिक मांग होगी। सामाजिक मांग क्या है? तो आप कहना चाहते हो कि आपका जो परिवार है, आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, ये आपका सम्मान करें और आपके सुख दुख की घड़ी में आपके साथ रहें और आप भी उनके सुख दुख की घड़ी में साथ रहें। तो इसके लिए ये आपकी सोशल डिमांड है कि समाज में बने रहने के लिए परिवार को, मित्र को और रिश्तेदारों को समय से लेकर के सहायता तक देनी पड़ेगी। लेकिन ये सहायता आप कब दोगे? जब इन दोनों के ऊपर आप बढ़ोगे। यानी पहली नीड तो थी भैया पेट भर जाए,
दूसरी नीड क्या थी कि परिवार, समाज और अर्थ जो है वो सुरक्षित हो जाए। तीसरी क्या है कि अब इनके लिए कुछ करना है। तो यहाँ तक तब कब पहुंचे? तो यहाँ पहुंचे आप तीसरे स्टेज में, सामाजिक मांग के स्टेज में। चौथा क्या है कि अब सब कुछ हो गया, अब ऐसा किया जाए कि सम्मान की मांग हो जाए, यानी बाजार में मेरी थोड़ी सी पहचान बन जाए। अब लगोगे होर्डिंग बैनर लगवाने, जगह जगह पे आप समाज सेवी बनने लगोगे, सम्मान की मांग आप करने लगोगे कि मेरा जिला जो है मुझे पहचाने, मेरा मोहल्ला जो है वो मुझे पहचाने। अब तक क्या था कि केवल परिवार, मित्र और रिश्तेदार तक ही सीमित थे। अब तुम असीमित होना चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो आगे कि अब मुझे सम्मान मिले। सम्मान की मांग आपके दिमाग में आएगी चौथे स्टेज में, चौथे स्टेज में। और पांचवा स्टेज जब आप पाओगे कि सबसे ऊपर, तो इसको हम लोग कहते हैं आत्मसिद्धि, यानी अब तुम संतुष्ट हो चुके हो। ये आत्मसिद्धि है जिसको हम लोग कहते हैं चरम सीमा, यानी सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति। यानी इस स्टेज में जब आप तुम पहुंच रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। ध्यान देना, पहला स्टेज क्या था कि पेट भर जाए, क्या थी? जैविकीय मांग थी वो कि पेट भर जाए, पानी मिल जाए, नींद मिल जाए। पहले तो यहीं तक पेट भर गया, पानी मिल गया, नींद पूरी हो गई, सारी चीजें हो गई, तब हम ऊपर बढ़े कि ऐसा है कि कुछ समाज के लिए भी मिल जाए, मंदिर को चंदा दे दिया जाए, कुछ परिवार को भी कुछ बचा लिया जाए, परिवार के लिए भी कुछ पैसे बचा लिए जाए, आर्थिक रूप से भी थोड़ा समृद्ध हो जाए कि 10,000 में से 8,000 में काम चला लें, 2,000 रुपए बचाएं, संभाल करके रखें ताकि कैजुअलिटी में या इमरजेंसी में मेरे काम आए। तीसरे नंबर पे अब क्या है कि ऐसा है कि अब हमारे लिए मेरा पेट भी भर गया, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि समाज, परिवार और आर्थिक रूप से सुरक्षित भी हो गए। अब क्या करें? तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और परिवार को कुछ दें। ये कौन सी मांग? सामाजिक मांग। अब जब मित्र, परिवार और रिश्तेदार को भी संतुष्ट कर लिया हमने, तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि सम्मान की मांग करते हैं कि अपने जिले में मुझे 10 लोग पहचाने। और कैसे पहचानेंगे? तो कुछ आयोजन करेंगे, कुछ इस तरीके की घटनाएं, बैनर पोस्टर कुछ लगवाएंगे इस तरीके का। और ये बैनर पोस्टर कब लगेगा? जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद सबसे अंतिम कहा कि आत्मसिद्धि, सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्ति। और उन्होंने सीधे कहा कि मनुष्य, अब्राहम मैस्लो साहब ने क्या कहा कि मनुष्य तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहां नहीं पहुंचेगा। फ्राइड ने क्या कहा था? फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत था कि आदमी रुक जाएगा, उसका मन था पहचान बनाने का, लेकिन नहीं बना पाया तो रुक जाएगा। लेकिन उसको धक्का देते हुए मानवतावाद आया, उसको ढकेलते हुए मानवतावाद आया। और ढकेलते हुए मानवतावाद में क्या कहा कि मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो कभी झुकना नहीं, उसको लगातार 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी तक लगातार आगे बढ़ते जाना। और तब तक बढ़ते जाना है कि जब तक कि उसको आत्मसिद्धि न मिल जाए, यानी सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यही कहानी पूरी की पूरी मानवतावाद की है। ध्यान देना कि मानवतावाद में क्या कहा गया कि मानव सर्वश्रेष्ठ है, चेतना के साथ साथ लगातार मेहनत करता है जब तक कि उसको अंतिम लक्ष्य की, सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कौन जनक था? तो अब्राहम मैस्लो। और उनके कट्टर समर्थक कौन थे? तो कार्ल रोजर्स थे, जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया। पदानुक्रमित सिद्धांत है जिसके अंदर 5 चरण थे, जिसका आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है, यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। किसका? तो पदानुक्रमित सिद्धांत का ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है। ये आपका था मानवतावाद। यहाँ से अगर कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे आ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, या यूट्यूब में भी सीधे आकर के कमेंट कर सकते हो। कुछ भी पूछना होगा तो आप इस पे पूछ सकते हो। और अगर आपको चीजें इजीली समझ में आ रही हैं, आपका काम, मेरा ये वीडियो या मेरा सेशन जो है आपके काम आ रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रयास यही रहता है कि आपको कम से कम समय लेते हुए, छोटा से छोटा समय लेते हुए, और आपको ज्यादा से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाए। तो इसका धन्यवाद देने का एक ही तरीका है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। यही फीस है इस पूरे के पूरे सेशन की, पूरे के पूरे सीटेट, यूपीटेट की, कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचा सकते हो इसको पहुंचाने का प्रयास करिए। चलिए आगे चलते हैं। मानवतावाद के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दूसरा एक शब्द हम लोगों के दिमाग में आता है हार्मिकवाद। कि हार्मिकवाद क्या है? हार्मिकवाद को हम लोगों ने नाम दिया हार्मिकवाद। तो हार्मिकवाद क्या है? तो आपको बताते चलें कि हार्मिकवाद शब्द जब आपके सामने आएगा तो हार्मिकवाद तो सेकंड नाम है, पहला नाम जो निकल करके आता है उसको हम लोग कहते हैं उद्देश्यवाद। इसी उद्देश्यवाद को दूसरा नाम दिया गया हार्मिकवाद। ये है क्या? तो दिमाग में रखिएगा कि हार्मिक शब्द जो है ये निकला हुआ है, हार्मिक शब्द जो है ये निकला हुआ है कहां से? तो ये निकला हुआ है
यूनानी भाषा से। और यूनानी भाषा में हार्मिक का मतलब क्या है? प्रवृत्ति, स्वभाव, मूल स्वभाव। इसी को मैकडूगल साहब ने क्या दिया? मूल प्रवृत्ति। तो ध्यान दीजिएगा कि उद्देश्यवाद का जनक किसको माना जाता है? तो उद्देश्यवाद का जनक माना जाता है मैकडूगल को। मैकडूगल को माना जाता है उद्देश्यवाद का। उद्देश्यवाद को हार्मिकवाद भी कहते हैं, यूनानी लैंग्वेज से निकला हुआ है। प्रवृत्ति, बस ध्यान देना कि मैकडूगल साहब ने इसके सामने एक शब्द जोड़ दिया, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति। तो कहा क्या गया? इसका स्टेटमेंट सुनिएगा। कहा गया कि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार, अगर वो गुस्सा है तो उसके पीछे भी कारण होगा, अगर वो खुश है तो उसके पीछे भी कारण होगा। यानी किसी भी तरीके की अगर कोई घटना हो रही तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और हर व्यवहार का कारण मूल प्रवृत्ति होती है। हर व्यवहार का कारण यानी मनुष्य के व्यवहार का कारण मूल प्रवृत्ति होती है। और ध्यान दीजिएगा कि मूल प्रवृत्ति को मैकडूगल साहब ने कहा कि मूल प्रवृत्ति जो है वो जन्मजात होती है, यानी ये सीखने की कोई चीज नहीं है, यानी इसको सीखना नहीं है। हमारे अंदर कोई मूल प्रवृत्ति है तो वो बचपन से होगी, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मूल प्रवृत्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, मूल प्रवृत्ति का कोई ना कोई संवेग होगा कि हर मूल प्रवृत्ति से एक रिजल्ट निकलेगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा और उसको हम लोग संवेग का नाम देंगे। तो मैकडूगल साहब ने इसी को कहा उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद, यानी हर व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ये स्टेटमेंट कहाँ दिया गया? तो स्टेटमेंट दिया गया हार्मिकवाद या उद्देश्यवाद में। उद्देश्यवाद का जनक कौन था? तो जनक मैकडूगल साहब को माना गया। कहा क्या गया कि मनुष्य के व्यवहार का कारण मूल प्रवृत्ति होती है, और मूल प्रवृत्ति हमेशा जन्मजात होती है, यानी सीखने वाली चीज नहीं है कि आपकी मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा, लर्निंग से, अधिगम करने से परिवर्तन आ जाएगा, सीखने से अंतर आ जाएगा। ये मत दिमाग में रखिएगा। अब मैकडूगल साहब ने किया क्या, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्तियों को लेकर के स्टेटमेंट दिया कि मानव के अंदर 14 मूल प्रवृत्ति होती हैं, और हर मूल प्रवृत्ति का एक न एक संवेग होगा। तो संवेगों की संख्या भी कितनी होगी? तो 14 संवेग होगी, यानी 14 मूल प्रवृत्ति हैं और 14 संयोग हैं। ये दोनों चीजें 14 हैं, दिमाग में रखिएगा। इधर मैं लिख रहा हूं मूल प्रवृत्ति, या और इधर आ जाते हैं, यहां लिख देते हैं मूल प्रवृत्ति, और इधर लिख देते हैं संवेग। मूल प्रवृत्ति और संवेग। ध्यान दीजिएगा कि मूल प्रवृत्ति यानी कि जो आपके अंदर बचपन से है, जो आपके अंदर जन्म से, उसको मूल प्रवृत्ति कहा गया। मूल प्रवृत्ति में पहला नाम लिख रहा हूं पलायनवाद। पलायनवाद, पलायनवाद का मतलब है कि किसी भी चीज को देख करके भागने की आदत, किसी भी चीज को देख करके इधर उधर होने की आदत। इस मूल प्रवृत्ति को मैकडूगल साहब ने नाम दिया पलायनवाद का। और पलायनवाद कोई व्यक्ति क्यों करेगा? तो वो तभी करेगा जब उस चीज को लेकर के बचपन से उसके दिमाग में डर बैठा हुआ हो, बचपन से उसके दिमाग में संवेग क्या हो? डर का हो। इसको हम लोग ने नाम दे दिया मूल प्रवृत्ति का, कि मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायनवाद है, उसका संवेग क्या है? डर। दूसरी मूल प्रवृत्ति को नाम दिया गया भोजन अन्वेषण, या इसको इजी लैंग्वेज में लिख दें तो भोजन की खोज। अब कोई व्यक्ति भोजन की खोज क्यों करेगा? कोई व्यक्ति भोजन क्यों खोजता हुआ फिरेगा? तो भोजन की खोज करने का एक ही कारण है कि उसके शरीर में उसकी आवश्यकता है, यानी उसका संवेग क्या है? तो उसका संवेग भूख है, कि भोजनान्वेषण कब करेगा? तो जब उसको भूख लगेगी। तीसरा नाम दिया गया निर्वृत्ति। निर्वृत्ति। अब निर्वृत्ति शब्द दिमाग में रखिएगा कि निर्वृत्ति शब्द क्यों यूज कर रहे हैं हम। तो निर्वृत्ति शब्द का मतलब सीधा सा ये है कि निर्वृत्ति हम तभी बोलेंगे कि जब किसी चीज को हम वृत्त से हटाना चाहते हो, यानी निर्वृत्ति शब्द को हम कह सकते हैं कि जो चीज हमको अप्रिय लग रही है।
अप्रिय क्यों लगेगी? तो उसके लिए हमारे मन में कहीं ना कहीं घृणा भरी हुई है। कि हमारे मन में कहीं ना कहीं घृणा अगर भरी हुई है तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया निर्वृत्ति का, यानी कि मूल प्रवृत्ति हमारे निर्वृत्ति है। हमको कोई चीज अप्रिय लग रही है तो उसको हमारा मूल संवेग क्या होगा? तो ये घृणा होगा। दूसरी चीज एक और नाम आ गया, कहा गया कि आदमी की मूल प्रवृत्ति जो है वो संचय की है। संचय की है। संचय का मतलब क्या हो गया? कि वो किसी चीज को बटोरना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है। तो कब इकट्ठा करेगा? जब उसके अंदर स्वामित्व वाले गुण आएंगे। यानी कोई भी कब बटोर रहा है, कब संचय कर रहा है? जब उसके अंदर स्वामित्व वाले गुण आएंगे। स्वामित्व वाले गुण आने की वजह से वो ऐसा कर रहा है। पांचवी मूल प्रवृत्ति उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का मूल प्रवृत्ति जो है वो रचनात्मकता है। कि अगर कोई चीज रचना करना चाह रहा है, रचनात्मकता अगर उसके अंदर है, तो रचनात्मकता कब होगी? तो जब उसकी मूल संवेग में कृत भाव होगा। यानी वो किसी चीज को बचाने की मूल प्रवृत्ति, किसी चीज को बनाने की मूल प्रवृत्ति तब आएगी जब वो बनाना चाहता होगा। यानी उसके अंदर संवेग क्या है? तो संवेग कृत भाव का है। तो ये पांचवी मूल प्रवृत्ति बोली गई। ध्यान दीजिएगा, पलायनवाद के लिए डर का प्रयोग किया गया, भोजन की खोज के लिए भूख का प्रयोग किया गया, निवृत्ति या अप्रिय लगने के लिए घृणा का प्रयोग किया गया, संचय के लिए स्वामित्व का प्रयोग किया गया, रचनात्मकता के लिए कृति भाव का प्रयोग किया गया। छठवीं मूल प्रवृत्ति को कहा गया जिज्ञासा। कि किसी भी चीज को देख करके हम चौंक जाएं। तो चौंक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे एक मूल प्रवृत्ति है, मूल संवेग है। क्या? तो मूल संवेग है आश्चर्य। कि अगर हमको किसी चीज को देख करके आश्चर्य होगा तभी हमको जिज्ञासा मन में आएगी। तो जिज्ञासा का क्या है? आश्चर्य। सातवां नाम आया, तो सातवां नाम आता है आपका युयुत्सा। युयुत्सा, युयुत्सा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हर समय लड़ने के लिए तैयार हो जाए, हर समय युद्ध के लिए तैयार हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं युयुत्सा का। उसकी मूल प्रवृत्ति युयुत्सा है। जब देखो तब लड़ने के मूड में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर जो संवेग भरा हुआ है वो संवेग क्या है? क्रोध है। फिर से ध्यान दीजिएगा, पलायनवाद की मूल प्रवृत्ति है क्योंकि उसके अंदर संवेग में क्या है? डर है। भोजन की खोज यानी भूख लगी होगी तब। निवृत्ति या कोई चीज अप्रिय लग रही है, क्यों? क्योंकि उसके प्रति उसके दिमाग में घृणा भरी पड़ी है। संचय क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो स्वामित्व बनाया हुआ है तब संचय करना चाहता है। रचनात्मकता उसके अंदर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हमेशा किसी भी चीज की क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है। जिज्ञासा क्यों है? क्योंकि किसी चीज को देख करके आश्चर्य हुआ। युत्सा या युद्ध का भाव क्यों है उसके मन में? क्योंकि उसके दिमाग में क्रोध चल रहा है। आगे चलते हैं, और 7 मूल प्रवृत्तियां हो गई हैं। 8वीं मूल प्रवृत्ति के बारे में अगर बात करते हैं कि युत्सा के बाद 8वीं मूल प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं एक आदमी को मैंने देखा वो हमेशा खुश रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी मूल प्रवृत्ति, और इसके सामने मैं लिख रहा हूं उससे संबंधित संवेग को। कि हास्य अगर मूल प्रवृत्ति है तो उसके दिमाग में हमेशा आमोद और प्रमोद की इच्छा चलती रहती है कि हम खुश रहें, हमेशा मेरा मनोरंजन होता रहे। तो हास्य अगर मूल प्रवृत्ति है तो उसका संवेग क्या होगा? आमोद होगा। अगर किसी के दिमाग में काम वासना ज्यादा है, मूल प्रवृत्ति में काम वासना ज्यादा है, तो उसका संवेग क्या है? तो उसके दिमाग में हमेशा कामुकता भरी हुई है। हमेशा वो कामुकता है, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति वो हमेशा आकर्षित हो रहा है। तो उसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी काम वासना, यानी कामुकता भरी हुई है। अगली कंडीशन आत्मगौरव। आत्मगौरव का मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपने जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, परिवार को लेकर के, देश को लेकर के अगर वो गर्व करता है, उसके दिमाग में गर्व भरा हुआ है, तो क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका संवेग जो है वो आत्म अभिमान है, उसको अपने ऊपर गर्व है, तभी उसको आत्मगौरव की अनुभूति होगी। तो आत्मगौरव का संवेग क्या होगा? तो आत्माभिमान होगा। अगली मूल प्रवृत्ति की अगर बात किया जाए कि कोई व्यक्ति अगर जा करके किसी आगे सामने वाले को शरणागत कर लेता है, अपने अंडर ले लेता है, दया कर देता है, तो ये ऐसा शरणागत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके संवेग के रूप में कहीं ना कहीं करुणा का भाव पड़ा है। अगर करुणा का भाव नहीं होगा तो शरणागत नहीं करेगा। किसी के मूल प्रवृत्ति में पुत्र कामना है, वो चाहता है, पुत्र कामना का मतलब केवल पुत्र मत समझिएगा, यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है, पुत्र या पुत्री दोनों की बात हो रही है। तो पुत्र कामना क्यों उसके दिमाग में जा रहा है? मूल प्रवृत्ति में पुत्र कामना क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वात्सल्य भरा पड़ा है, प्रेम भरा पड़ा है, इसलिए इसके संवेग को हम लोग नाम क्या देते हैं? वात्सल्य का या प्रेम का।
फिर उसके बाद 13वीं मूल प्रवृत्ति कहा गया कि दैत्य की तरह बदमाशी करता है, दैत्य की तरह आचरण करता है। तो दैत्य का आचरण क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना भरी हुई है। इसलिए वो बहुत सारे कार्य जो नहीं कर पाया वो लोगों के अनुपस्थिति में करने का प्रयास करता है, चीजों को बिगाड़ने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अंदर से हीन है। फिर उसके बाद मूल प्रवृत्ति में सामूहिकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रहना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में। क्यों ग्रुप में रहना चाहते हैं? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन भरा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि हम हमेशा सामूहिकता में रहना पसंद करें। तो ये 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की गई। फिर से याद दिला दे रहा हूं, पलायनवाद का संवेग डर है, भोजनान्वेषण के लिए भूख, निवृत्ति के लिए घृणा, संचय के लिए स्वामित्व, रचनात्मकता के लिए कृतभाव, जिज्ञासा के लिए आश्चर्य, युत्सा के लिए क्रोध, हास्य के लिए आमोद, कामवासना के लिए कामुकता, आत्मगौरव के लिए आत्माभिमान, शरणागत के लिए करुणा, पुत्र कामना के लिए वात्सल्य या प्रेम, दैत्य के लिए हीन भावना, सामूहिकता के लिए अकेलापन। ध्यान देना, फिर से याद दिला रहा हूं कि मैकडूगल साहब ने उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद का जनक माना गया। 14 मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने बताया और हर मूल प्रवृत्ति का एक एक संवेग यानी संवेगों की संख्या पूछी जाएगी तो भी आपका आंसर होगा कितना? 14। मूल प्रवृत्तियों की संख्या पूछी जाएगी तो भी आपका आंसर होगा कितना? 14। तो ये हम लोगों ने आज फिर से दोनों वाद के बारे में पढ़ लिया, यानी कि जितने भी मेन आपके वाद थे, संरचनावाद से लेकर के व्यवहारवाद से लेकर के मानवतावाद से लेकर और उद्देश्यवाद तक, जितने भी वाद थे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हर उस वाद को समराइज करके आपके सामने अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया है। ये तीसरा लेक्चर था आज हम लोगों का साइको का। अब धीरे धीरे हम लोग मनोविज्ञान की इतिहास के बारे में पढ़ लिए, मनोविज्ञान से जुड़े हुए परंपराओं के बारे में पढ़ लिए। अब धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग का सेशन बढ़ता रहेगा और प्रयास करूंगा कि 15 नवंबर से पहले आपका सिलेबस खत्म कर दूं। आप इसी तरीके से जितनी तेजी से आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रहिए और सफलता पाने का पूरा भरपूर प्रयास करिए। इसी शुभकामना के साथ आज विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।